गुर्जर जी से आप पूछिएगा कि कारण क्या था, खुलकर बताएं आपको मीडिया में। नहीं, उनके ऊपर भी कुछ आरोप जो उनके पिताजी की गिरफ्तारी वगैरह वाली गिरफ्तारी जो हुई थी उसके कारण क्या थे, चाहे फोटो खिंचा के और चाहे मिलकर योगी जी से या किसी भी तरह अपनी नजदीकी सिद्ध कर ले, लेकिन वो व्यक्ति अपराध करेगा तो वो नजदीकी उसके काम नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, ये तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा का जब से रिजल्ट आया है और उसमें जो बहुमत में कमी आई है भाजपा की, उसके बाद से पूरी पार्टी के अंदर एक खलबली मची हुई है और उसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश में 63 से 33 सीटें रह गई हैं, लगभग आधी सीटों का नुकसान हुआ है। और उसके बाद से ही एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ है, जबकि सब जानते हैं कि टिकट वितरण से लेकर के चुनाव के प्रबंधन में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। कभी कोई एमएलए बोलता है, उप मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली आते हैं, तो इस सब के पीछे क्या सच्चाई है, यही जानने का प्रयास करेंगे। और आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर से 2 बार विधायक रहे और राजनीतिक विश्लेषक श्री विक्रम सिंह जी। नमस्कार। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और ये है क्या? देखिए, कि योगी जी को हटाया जाए, केशव जी को बनाया जाए या अन्य किसी भी व्यक्ति को बनाया जाए पार्टी में, पार्टी के पास कर्मठ लोगों की नेतृत्व की अब कोई कमी नहीं है देश में। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक कयास भी है, क्योंकि काफ़ी समय से ये चर्चाएं लगातार उत्तर प्रदेश में होती हैं। जब भी हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में भी जाते हैं तो जनता भी पूछती है हम लोगों से कि भाई ये योगी जी को हटाने की कोई बात हो रही है क्या? काम तो योगी जी अच्छा कर रहे हैं, काम बिना भ्रष्टाचार के कर रहे हैं, बड़े सख्त निर्णय ले रहे हैं उन विषयों पर जिन पर बहुत पहले बड़े सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए थे। लेकिन ये चर्चाएं कहाँ से आ रही हैं? जहाँ से भी हों, मुझे लगता है इन चर्चाओं के पीछे कुछ एम्बिशियस दिमाग हैं। सब लोग राजनीति में आते हैं, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो राजनीति में हर आदमी अपने वर्तमान पद से संतुष्ट ना होकर उससे आगे का पद चाहने की इच्छा रखता है। तो ये जो आगे की चाहने की इच्छा है, इसके कारण बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं कि अब आप अपने से बड़े किसी भी नेतृत्व के पास जाएंगे, कभी भी कोई आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करता है। तो अच्छा, चलिए आप आए हैं, देखेंगे आपकी बात को, आपने अपनी बात कही, बिल्कुल उस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों के कारण वो आकर अपने कार्यकर्ताओं से लोग कहते हैं कि हाँ हमारी बड़ी अच्छी चर्चा हुई अपने नेतृत्व से, या जो भी बातें हों, उन कारण से ये चर्चाएं फैलती हैं। योगी जी का कार्यकाल, लेकिन इसमें एक चीज है, आपने कहा कि भाई बड़े नेताओं के पास जाता है तो बड़े नेता उसको मना नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं या ऐसी बातें कही जा रही हैं कि बड़े नेता ही उनको ये सब करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब देखिए, इतना स्थिर करने के लिए उत्तर प्रदेश को इस तरह की गोपनीय सूचनाएं जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को पता नहीं है। ये सिर्फ एक कयास है, एक अपने तरह से आदमी एक सोच बन गई है कि कुछ तो डिस्टेबलाइजिंग इतनी बड़ी पार्टी में होना चाहिए। इतने पार्टी ये इतने आराम से कैसे चल रही है, सब कोई एक ही नेतृत्व के प्रति इतना समर्पित कैसे है? देखिए, भारतीय जनता नहीं, लेकिन आराम से चल कर रहा है। टकराव तो है ना केंद्रीय नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में, मतलब योगी जी और मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह और योगी जी के बीच में ये एक संघर्ष है उत्तराधिकार का। मुझे नहीं लगा उत्तराधिकार। जब मोदी जी आए थे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर पटल पर, उस वक्त आपको संघर्ष देखने को मिला था। अडवाणी जी थे, मोदी जी थे, और एक संघर्ष की बात सारी मीडिया ने की थी। लेकिन आपने देखा कितने स्मूथली ये सब कार्यक्रम हुआ और मोदी जी बन गए। मोदी जी ने आडवाणी जी का सम्मान भी हर जगह करते रहे और किया आज तक। और ये प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति परमानेंट राजनीतिक पदों के लिए नहीं बना है।
राजनीति स्वयं में बहुत बड़ा अपदस्थ करने का मैं समझता हूं एक कार्यक्रम है। तो ये मान लेना कि ये पद मेरे लिए परमानेंट है, ये उस व्यक्ति की सोच तो हो सकती है और गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन परमानेंसी राजनीति के अंदर ढूंढना ये अपने आप में इस व्यवहार के मैं खिलाफ हूं। नहीं, परमानेंसी की बात नहीं है, मतलब लेकिन योगी जी और अमित शाह के बीच में क्लैश है या नहीं है? मैं नहीं मानता हूं। बहुत लोग इसको कहते हैं, दबी जुबान से लोग बात करते हैं इस विषय में, और अब तो काफी खुल के होने लगा है। खास के पत्रकार मित्र इस विषय में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनको जरूर कुछ ना कुछ उसमें दिखाई देता है कि कोई स्टोरी नहीं है, तो स्टोरी ढूंढने के प्रयास नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया इसमें कोऑर्डिनेशन होता प्रॉपर, मतलब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, पर ऐसा नहीं था। कोई भी टिकट, एक भी टिकट शायद ऐसा नहीं है जो योगी जी के कहने पे दिया गया। योगी जी के जो सबसे करीबी या करीबी कहिए धनंजय सिंह थे, उनका टिकट किसी भी तरह से काट दिया गया, मतलब उनको नहीं लड़ने दिया गया। और ये देखिए, ये आपको सोचना पड़ेगा कि पार्टी की एक बहुत स्पष्ट नीति है कि जहां आपराधिक बैकग्राउंड पार्टी को दिख रहा है वहां पर पार्टी नहीं दे पा रही है, क्योंकि पार्टी ने एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया है। ये जो मॉरल हाई ग्राउंड है, कई बार ये आपको उससे नीचे आने पर आने नहीं देता है। तो वो मॉरल हाई ग्राउंड हमारा ये है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे देश भर में। और कृपा शंकर सिंह अपराधी नहीं है, वो कांग्रेस के उसमें भी मंत्री थे। नहीं, उनके ऊपर भी है ऐसे चार्जेस तो बहुत सारे। चार्जेस लगना मतलब क्लीन तो वो भी नहीं है। देखिए, चार्जेस लगना अलग चीज है। चार्जेस तो माननीय मोदी जी सुशील सिंह है वहां पे विधायक जो है भाजपा से। देखिए, वो पार्टी में आने से पहले विधायक थे, पार्टी में आने के बाद विधायक नहीं हुए हैं। तो जो पार्टी में आने से पहले विधायक थे और जिस पर वर्तमान में कोई हीनियस क्राइम का सुशील सिंह के ऊपर जो आरोप है वो उनके रिश्तेदारियों के कारण है। और इसलिए बहुत सारी चीजें ये हैं, ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव में चीजों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं अभी किसी से कुछ दिन पहले भी कह रहा था, और वो ये बात है कि किसी पर कितना भी आरोप हो अपराध का और वो कहीं भी अपनी नजदीकी सिद्ध कर ले, चाहे फोटो खिंचा के और चाहे मिलकर योगी जी से या किसी भी तरह अपनी नजदीकी सिद्ध कर ले, लेकिन वो व्यक्ति अपराध करेगा तो वो नजदीकी उसके काम नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, ये तय है। तो मतलब आप मानते हैं कि किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं है और ये सारे सिर्फ रूमर्स हैं कि जो चल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मुझे एमएलए खिलाफ बोल रहे हैं कि एमएलए की जहां तक बात है, आपने ये गंभीर विषय उठाया है। एमएलए है ना, आपके बिल्कुल मोती सिंह, देखिए नंद किशोर जी मिश्रा हैं, नंद किशोर जी हों या कुछ एक अन्य लोग हों, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से भी, कई जगह पर एमएलए ऐसे भी हैं हमारे यहाँ और सब पार्टियों में होते हैं जो व्यक्तिगत कामों को जनता का काम बताकर जनप्रियता हासिल करने का एक सोच रखते हैं। अब व्यक्तिगत काम हो सकता है कुछ होने वाले हों और कुछ नहीं होने वाले हों। जब नहीं होने वाले होते हैं तो वह चाहते हैं कि हमारी सरकार होने के बावजूद, हमारी सत्ता होने के बावजूद योगी जी क्यों नहीं ये काम हमारे करवा रहे हैं, उनके अधिकारी क्यों ये काम रोक रहे हैं। व्यक्तिगत काम किस प्रकार के? व्यक्तिगत काम कई बार होते हैं। हम जैसे कुछ विधायकों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी को जमीन कब्जा करना है, ये व्यक्तिगत ही काम है। मतलब ये तो नहीं, गलत काम है और व्यक्तिगत होते हैं ये काम। इन्हीं कामों को योगी जी नहीं करने देना चाह रहे हैं। हर विधायक ये चाह रहा है। देखिए, राजनीतिक स्वच्छता 2014 से इस देश के अंदर चालू हो गई है। जो राजनीतिक लोग जीवन में एक बार मंत्री बनने के लिए ही सपना देखकर चलते थे, वह क्या सपना होता था? वो यह सपना होता था कि एक बार मंत्री बन जाएंगे, अगली 7 पीढ़ियां आराम से धन संपन्न हो जाएंगे। आज मोदी जी ने इस व्यवस्था को चूर चूर कर दिया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मंत्री विधायक तो नहीं कर पा रहे भ्रष्टाचार, अफसरशाही में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये अब आपने कही बहुत अच्छी बात कि मंत्री और विधायक, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार जो आरोप लगते थे कि हर कुर्ता पजामा पहनने वाला आदमी चोर है, उसको हमने ठीक किया है। महात्मा गांधी की खादी पर जो दाग लगे हुए थे, उनको हमने समाप्त किया है। ये एक प्रक्रिया थी जो हम
स्वयं सुधारवाद कहां से शुरू होता है? स्वयं से शुरू होता है। राजनीतिक लोगों ने इस सुधारवाद को अब अपनाया है, लेकिन कुछ लोग हमारी पार्टी में अन्य पार्टियों से भी आए हैं। कुछ लोग हमारी पार्टियों में इसी विचारधारा से आगे बढ़े हैं कि हाँ, एक दिन विधायक हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे या सांसद हो जाएंगे तो कुछ धन कमाएंगे। अब ये जो धन कमाने की उनकी इच्छा है, ये न तो योगी जी पूरा कर सकते हैं और न मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो इसको छोड़कर यदि कोई भी जेन्युइन कार्य जनता का है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क नहीं बन रही है, तालाब नहीं खुद रहे हैं, कब्जेदारी दूसरे लोगों की है सरकारी जमीनों पर, या अन्य कोई जनहित के मसले हैं, पीडीएस का खाना नहीं जा रहा है, बिजली कुछ गांवों में नहीं लगी है, इस तरह की बातों के पर लड़ते हुए आपने कभी किसी विधायक को देखा है? विधायकों को लड़ाई क्या है? इस अधिकारी का ट्रांसफर करिए। अब इस अधिकारी का ट्रांसफर करिए तो क्या जो नया अधिकारी आएगा वो सही होगा क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास क्या इस बात की जानकारी है कि दूसरा ही अधिकारी सही होगा? ये सही नहीं है। तीसरी चीज, अधिकारी से आपका संबंध कितना हो सकता है? यदि अधिकारी कोई गलत कार्य कर रहा है, आप उसको पकड़िए, बताइए, लेकिन आप खुद गलत कार्य करने के लिए अधिकारी से मदद चाह रहे हैं और फिर वो आरोप योगी जी पर लगा रहे हैं कि वो इस कार्य को नहीं करने दे रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एमएलए अपने निजी कारणों से आरोप लगा रहे हैं? निजी कारण है सबके। लेकिन 2021 में भी हुआ था कि 150-200 एमएलए योगी जी के अगेंस्ट गए थे। कारण यही थे, सबके अपने अपने कारण थे। गुजर जी से आप पूछिएगा कि कारण क्या था, खुलकर बताएं आपको मीडिया में। नहीं, उनके ऊपर भी कुछ आरोप, जो उनके पिताजी की गिरफ्तारी वगैरह वाली गिरफ्तारी जो हुई थी उसके कारण क्या थे, वो बताएं इस विषय पे। जनता के सामने आनी चाहिए सब बातें। देखिए, किसी पर भी आरोप लगाना, एक आदमी जो अपना पूरा जीवन सिर्फ अपनी तनख्वाह पे चलाता है, एक आदमी जो किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेता है, एक आदमी जो मिठाई तक दूसरों से नहीं लेता है, एक आदमी जिसने फूल कहता है कि एक ही फूल लेकर आओ, बुके नहीं चाहिए, योगी जी, उस आदमी को आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी भ्रष्टाचार को होने देगा? लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी जैसे पहले हुआ 150-200 एमएलए सबके निजी कारण है, सबके निजी कारण है या उनको 150-200 एमएलए नहीं थे, ऐसा था, काफी बड़ी संख्या। मैं बताता हूँ, मैं भी था उस वक्त सदन के अंदर। नंद किशोर जी के पिताजी को जब पुलिस ने उठा लिया और थाने में बिठा लिया, तो नंद किशोर जी ने अगले दिन आकर वहां पर बहुत हंगामा करना शुरू किया। विधानसभा हंगामा करते वक्त 4-5 पहली बार के जो विधायक थे, उन लोगों ने उत्साह दिखाया कि उनका साथ देने में कि हाँ बात करो। बहुत सारे लोग सिर्फ इस जैसे इसमें सहयोग कर रहे थे कि हाँ ये बात करें। क्यों? क्योंकि उनके जिलों में भी अधिकारी हो सकता है उनकी हर गलत बात को नहीं मान रहे थे, जो बातें सही हैं। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि सब अधिकारी एकदम मतलब ब्रह्म अवतार हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें कानूनी तौर पर कोई कर सकता है और कुछ चीजें नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता है उसके लिए जब दबाव पड़ता है तो एक लड़ाई का कारण बनता है, और यही कारण हर जगह पर था। मैंने जो गौर से चीजों को रीड किया। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं एमएलए का निजी कारण था, लेकिन इसमें अस्थिर करने का भी तो प्रयास दिखता है जो लोग अगेंस्ट हैं योगी आदित्यनाथ के। देखिए, ये 2021 में ये तो विधायकों को सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लेकर उनको वोट मिल सकता है। नहीं, लेकिन 2000 ये तो एमएलए को सोचना, 2022 के इलेक्शन से पहले 2021 में खासकर जून में ये लगभग तय था कि पूरा प्रयास किया जा रहा था मुख्यमंत्री को बदलने। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सब कयास थे, ये सब बातें होती रहती हैं जनता में। जब मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तब लगातार इस तरह की बातें हुआ करती थी कि अब हटा दिए जाएंगे, अब हटा दिए जाएंगे, उनकी जाति का नहीं समर्थन है, उनकी जाति बहुत थोड़ी है गुजरात के अंदर, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं हुआ। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट नहीं थे सीएम के, ठीक है, लेकिन 2022 में तो वो उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया और जीता भी गया। बिल्कुल। तो फिर 2 मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए, और वो भी एक उप मुख्यमंत्री जो कि अपना इलेक्शन ही नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 25 करोड़ 26 करोड़ लोग रहते हैं। 26 करोड़ लोगों में बहुत सारी पार्टियां इस तरह की बन गई हैं जो छोटे छोटे जाति के समूहों की पार्टियां हैं। अब इतने सारे जातियों के समूहों की पार्टियां और इतनी सारी जातियां, उनके मन में एक भरा गया है पिछले 20 साल की राजनीति में, 17 के पहले की,
कि अपनी जाति के व्यक्ति को ही हमारा भला कर सकता तो है। बीजेपी ने इसे और बढ़ाया है, आप कह रहे हैं 2017 के बाद तो ये और बढ़ बीजेपी गया। ने बढ़ाया नहीं है, बीजेपी ने एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं बैलेंस किया, उन्होंने बहुत छोटे छोटे लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं था उनको बड़ा कर दिया है। तो उसको जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद तो हैं, इसीलिए वो अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल के फादर जो थे वो पूरी जिंदगी लगे रहे पर वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए और उन्होंने उनको लोकसभा में ही पहुंचा दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, उनके पति को राज्य में मंत्री बना दिया। देखिए, ये जब जातियां किसी एक व्यक्ति के पीछे खड़ी हो जाती हैं तो ये एक राजनीतिक संस्कार बन जाता है कि सबको लेकर चलने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो फिर हिंदू तो हिंदू तो देखिए, हिंदू तो भी है क्या, आप क्या मानते हैं अनुप्रिया हिंदू नहीं है? नहीं, आप हिंदू के नाम पे वोट नहीं बढ़ रहा ना, नहीं, हिंदुत्व के नाम पे बढ़ रहा है। देखिए, ये दोनों दो पटरियां हैं राजनीति के उत्तर प्रदेश में। इस दोनों पटरियों पर हमको एक साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम उन लोगों को बढ़ावा दे देंगे जो इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और वो यदि मान लीजिए आप क्या चाहते हैं कि किसी प्रदेश के अंदर एक ही जाति के सारे नेता हो जाएं? नहीं, ये नहीं चाहते, लेकिन जाति का योग्यता आधार होनी चाहिए ना, जाति आधार ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ना तो टिकट देने का, ना मंत्री बनाने का। आप योग्यता को राजनीति से जोड़कर कृपया ना देखें। कई बार राजनीति में गैर पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, लेकिन हो सकता है जनहित के लिए वो योग्य हो। जनता जिसको चुनकर भेजती है वही योग्य है, यह मान लिया जाता है राजनीति में, और यह लोकतंत्र का एक विशेष आविष्कार भी है। अब इसके बाद की परिस्थिति यह आती है कि हमको अलग अलग समूह को ये लगना चाहिए कि हमारी बात कहने की एक जगह है और हमारी बात सुनने वाला कम से कम हमारे उसका है, तो ये सुनेगा जरूर। इतनी सी बात के लिए ये व्यवस्था है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। केशव जी हमारे डिप्टी सीएम बने, लेकिन उससे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। इसी तरह लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी आज राज्यसभा के हमारे सांसद हैं। इसी तरह दिनेश शर्मा जी हमारे बड़े नेता हैं, पार्टी के पहले मतलब नीचे के काडर से उभर कर ऊपर तक आए हैं, वो भी डिप्टी सीएम बने। तो एक बैलेंसिंग एक्ट राजनीति में होना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और अगर एक डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम, 4 डिप्टी सीएम भी हो जाए और उससे राजनीतिक स्थिरता का वातावरण बने, लेकिन उससे अस्थिरता का वातावरण बन रहा है ना। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच ही तो वो टसल एक है या नहीं है, जो भी है वो उसको एक बनाया, मतलब दिखता है। हम सब जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है उसके साथ रहते हैं, उस विचार के साथ रहते हैं। जब योगी जी को बना दिया गया तो हम सारे विधायक वहां पर बैठे हुए थे, हम लोगों के सामने उनको लोक भवन के अंदर जब ये बताया गया कि भाई हम आदरणीय योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगे, सब में खुशी की लहर रही। पहली चीज, बहुत से नाम आ रहे थे, जितने सीनियर लीडर्स थे सबके नाम आ रहे थे। फिर उसके बाद में दूसरा चुनाव हुआ, कहीं कोई चर्चा नहीं थी, योगी जी सर्वसम्मति से नेतृत्व में चुनाव हुआ ना, और वो जीते भी। तो जब आदमी परफॉर्मेंस दे, मेरे को लगता है यही उसकी राजनीतिक योग्यता है। अच्छा, तो ये जो अभी इलेक्शन हुआ इसमें बीजेपी की इतनी कम सीटें क्यों आई? देखिए, इसके कई कारण थे। 10 वर्ष राजनीति हो गई है, 10 वर्ष से सांसद थे जो लोग, उनके खिलाफ रिएक्शन था। तो मध्य प्रदेश में कई बार कई लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया था, ऐसा लगा मुझे, मैंने जो अपना विश्लेषण किया, मुझे लगा कि 2 तरह के कारण थे। एक लोकल और हमारे मूल कार्यकर्ता, एक मूल कार्यकर्ता है और एक जो है जो हमारी बाहर से आया हुआ मत कहिए, बल्कि जब हम सत्ता में आ गए उसके बाद आया है। वो भी मतलब अलग अलग पार्टियों से भी आया है, ना भी जुड़ा रहा हो तो और आया है। तो वो जो कार्यकर्ता है वो तो अपना तरीका निकाल के जुड़ जाता है। मूल कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, क्योंकि जो मूल कैडर है वो स्वाभिमानी है। वो सोचता है कि नेता हमको पूछे, नेता हमको जाने। वो बिना नेता की जानकारी के बहुत से निर्णय समाज में और लड़ाई करने के लिए, समाज के हित की बात करने के लिए, पार्टी के हित की बात करने के लिए वो स्वयं लड़ता रहता है। वो बताता भी नहीं है, उसका श्रेय भी नहीं लेता है। लेकिन अभी पिछले कालखंड में मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि जो बहुत से लोग बाहर से आए हैं पार्टी में, उन लोगों का तारतम्य उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठ नहीं पाया। एक ये उनका कारण था। दूसरा कारण ये है कि
पार्टी भी चाहती है कि नया ब्लड पार्टी में आए और नए लोग पार्टी से जुड़े, और पार्टी का जो 48% से 52% की हमारी एक सोच है वो तभी सफलीभूत होगी। तो ये करते हुए कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य स्थापित कर पाना लोकल स्तर पर मुझे लगता है उसकी कमी रह गई है। बस यही एक कारण आप मानते हैं? दूसरा, कम सीटें हो गई। देखिए, एक कारण से कभी कुछ नहीं होता है। दूसरा कारण है जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रति नाराजगी थी। जहां जीते भी हैं लोग, वहां उनका वोट प्रतिशत बहुत कम हुआ है, तो वो एक कारण स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। तीसरा कारण मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कुछ लोगों ने एक कहते हैं ना कि एक राजनीतिक शिथिलता आ जाती है जब आप बहुत दिन तक किसी पद पर रहें, तो वो राजनीतिक शिथिलता भी इसका एक बड़ी कारण थी कि कई जगहों पर जब हम लोग गए चुनाव के दौरान तो लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो साहब सांसद आए ही नहीं, कभी 10 वर्षों से सांसद है, हमने उनको देखा नहीं, ये कार्य दिया था, ये हुआ नहीं। अब सब लोगों ने ये सोचा कि इतने घर, इतने शौचालय और इतनी पानी की टंकियां और इतना सड़कों का और पुलों का और सिलेंडर इत्यादि देकर हम लोगों ने, और किसान सम्मान निधि इत्यादि देकर हम लोग चुनाव में इतने सारे लाभार्थियों के होने के बाद तो अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है कि यह सोच गलत हो गई। जनता को राजनीति में नित नए चमत्कार की अपेक्षा अब हो गई है। हम जितनी भूख बढ़ाएंगे उतना आदमी और टेस्टी व्यंजन चाहता है। अच्छा, और क्षत्रिय समाज की नाराजगी कितना आपको लगता है इसमें रोल प्ले किया है इस बार? जो विषय आपने उठाया योगी जी को लेकर, मुझे लगता है कि वो विषय गुजरात से शुरू हो गया था, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर फैला। अब ये जो विषय था ये कैसे उठा, क्यों उठा, किन चर्चाओं के कारण उठा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो बहुत बड़े शोध का। ये मुद्दा सबसे पहले यूपी से ही उठा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं। हाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो ये रूपाला जी के बयान के बाद आपको पूरा इसकी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। ये सबसे पहले मुद्दा मार्च में उठा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और 7 अप्रैल को ननौता में एक पंचायत रखी गई सहारनपुर में, जिसको ठाकुर पूरण सिंह ने एड्रेस किया था। अच्छा, ठीक है। रूपाला वाला बयान आया था 23 मार्च को। अच्छा। और उस मार्च का कोई वहां पर इम्पैक्ट नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जब ननौता में बहुत बड़ी पंचायत हुई और उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई, उसके बाद रूपाला वाला वो भी सुलग गया मामला। मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर पूरण सिंह जी का कोई इशू था या पूरण सिंह जी का इशू सिर्फ 3 सीटों पे था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना पे, कि कैंडिडेट बदल दिए जाए। ठीक है, तो ये तो हर जगह था, ये विषय हर जगह थे। ये सिर्फ क्षत्रिय से जोड़कर मत देखिए, ये आम जनता की डिमांड था ना। उन्होंने अपने स्तर पर जो भी किया हो, वो 3 जगह पर कुछ कह रहे थे। 3 जगह थी, फिर वो गाजियाबाद में भी आए, अलीगढ़, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा उसमें आ गया। ये होता क्या है, जब लोकल कैंडिडेट्स के प्रति वो होता है एक गुस्सा, तो गुस्सा कहाँ निकले, कौन व्यक्ति पलीता लगाने को घूम रहा है, उस तरफ वो गुस्सा मोल्ड हो जाता है, ये चल पड़ता है। तो ये जैसे यहाँ पूरन सिंह जी ने किया, या राजस्थान में किसी ने किया, या इधर किसी और का नाम हम ले सकते हैं, तो ऐसे सब लोगों ने जो लोग बोल रहे थे, बाई चांस वो क्षत्रिय समाज के थे। और जो 12 पॉइंट, लेकिन उनकी लड़ाइयां लोकल थी। क्षत्रिय समाज में जो भी व्यक्ति, चाहे संगीत जी बोल रहे हो, चाहे पूरन सिंह जी बोल रहे हो, संगीत सॉन्ग की तो लड़ाई बिल्कुल ही पर्सनल थी। वो तो बिल्कुल ही अलग लोकल स्तर की लड़ाइयां थी, पर्सनल है। और वो लोकल स्तर की लड़ाइयों को पार्टी कैसे सुलझा सकती है। लेकिन ये जो पूरण सिंह जी वाला मुद्दा है, या फिर रूपाला वाला है, या राजस्थान में, वो तो एक क्षत्रिय समाज का ही मुद्दा था। देखिए, क्षत्रिय समाज में उस तरह के मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए जिसमें राष्ट्रवाद प्रभावित हो। मेरा अपना ये मानना है, क्षत्रियों से बड़ा राष्ट्रवादी विश्व के अंदर कोई नहीं है। चाहे वो अपने स्वयं का बलिदान दिया हो उन्होंने, चाहे अपने राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भागे हो जंगलों में, और चाहे किसी भी कालखंड में आप देखेंगे तो इनसे बड़ा तो
बलिदान शब्द ही इनके लिए बना है। हाँ, लेकिन मतलब इम्पैक्ट तो पड़ा ना इस बार इलेक्शन पे इसका। देखिए, इम्पैक्ट पहले चरण से ही खराब हो गई लय। इम्पैक्ट विरोध का था, उसको सब लोग, मैं अपनी जानकारी आपको बता रहा हूं, इसको आप जरूर गौर से अन्य क्षेत्रों में भी देखिएगा। नाराजगी रही, खूब चिल्लाते रहे, खूब बोलते रहे, लेकिन जब आप उनके पोलिंग स्टेशंस का वोट देखेंगे जाके, तो आप देखेंगे कि इनका वोट वहां पर भाजपा आज भी जीती 20 से 30% का फर्क पड़ा, लेकिन आज भी जीती है। जीतने का अंश भले कम हो गया हो, लेकिन जीती आज भी है। मैंने अपने फतेहपुर में देखा, मैंने अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में देखा, तो वहां पर जो कोर वोट जिसको पहले कहा जाता था क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य का, तो वो जो कोर वोट था वहां पर कोई कमी नहीं आई है। हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता मुझे लगता है ओबीसी समाज में है, और उनको फिर से पार्टी से जोड़ने की आवश्यकता है। तो ओबीसी समाज अलग क्यों हुआ? वो चर्चाओं के कारण। आप कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के नेता हैं। देखिए, केशव जी हैं, अन्य लोग भी हैं, सब पिछड़े समाज को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे विषय हो जाते हैं जिनको लेकर समाज में एक चर्चा हो जाती है, और जब चर्चा हो जाती है तो समाज भेड़ चाल में चल पड़ता है, और वो भेड़ चाल को हम लोग नहीं रोक पाए। हमारे अपने स्तर पे जो मेहनत होनी चाहिए थी इस चुनाव में, वो मेहनत मुझे नहीं लगता हुई है। नेतृत्व ने की है, माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, योगी जी हैं, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पे मेहनत तो खूब की है, लेकिन जो कार्यकर्ता की मेहनत जमीन पे होती है, जो वोट को खींचकर लाने वाली ताकत रखता है, जो आखिरी दिन वाली ताकत होती है, जो जन चर्चा बनाता है चाय की दुकानों पर बैठकर, वो चर्चा इस बार नहीं थी। अच्छा, अब भूपेंद्र चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाट समाज से आते हैं, और तो वो अपने समाज के वोट नहीं दिला पा रहे हैं। अगर वो दिला पा रहे होते तो फिर जयंत चौधरी से क्यों किया गया वो अलायंस? देखिए, सामाजिक, और उन पर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं आ रही है, कोई उनकी बात क्यों नहीं उठ रही है? उनकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने तो ऑफर किया कि मेरा रेजिग्नेशन चाहे तो पार्टी ले सकती है। तो देखिए, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती नहीं है चुनाव, मेरा अपना मानना है। और फिर भूपेंद्र चौधरी जी बहुत ही हम जब किसी को बनाते हैं तो दो चीजें पार्टी की प्रक्रिया में प्रमुखता से मैं देखता हूँ। एक, उस व्यक्ति का कहां से वो व्यक्ति निकल कर आया है, कितने नीचे से। तो इसमें तो भूपेंद्र चौधरी जी किसी भी अन्य कार्यकर्ता के मतलब बराबरी या उससे आगे ही हैं मूल कार्यकर्ता के तौर पे। दूसरा, पश्चिम के क्षेत्र में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एक जरूरत है हम लोगों को वहां से किसी अध्यक्ष को बनाने की, तो उनको बनने की मुझे लगता है कि पार्टी का सौभाग्य था कि वो बने, और उसके रिजल्ट भी हमको मिलने चाहिए थे, मिले भी कई जगहों पर, और आगे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भूपेंद्र चौधरी जी का नेतृत्व हमारे पार्टी में मजबूती के साथ उभरा है, और उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं। लेकिन जो मुख्य बात आपने कही कि सब जातियों, तो हम कहीं ना कहीं हर जाति को लेकर चलना एक मजबूरी है, नहीं तो इसका लाभ विपक्ष ले लेगा। तो अब आने वाले विधानसभा का आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं वो काफी अब मतलब ताकतवर होकर उभरे हैं इस चुनाव के बाद, क्या रिजल्ट रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा में उनकी ये सब जो 100 विधायकों की ताकत है वो भी समाप्त हो जाएगी। नहीं, पर अभी तो उनके 37 ये हिसाब से उनको बाय डिफॉल्ट वो जीते हैं। ये इस चीज को मैं आज आपसे कह रहा हूं, अभी चुनाव में 2 वर्ष बाकी है, 3 वर्ष है लगभग, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष बाकी है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट हमारा जो पिछले बार था उससे भी बेहतर रिजल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। जनता योगी जी को से एक तरीके से प्रेम करने लगी है। ये सही है कि हमारे कुछ विधायक नाराज रहते हैं, वो क्यों रहते हैं उसका कारण मैंने आपको बताया, उनके व्यक्तिगत कार्य नहीं हो पाते हैं। कोई अपने बेटे को एडजस्ट करना चाह रहा है, कोई अपनी बेटी को एडजस्ट करना चाह रहा है, कोई छोटे मोटे ऐसे काम करना चाह रहा है जिससे कि पार्टी का नाम खराब होगा, वो काम उसे करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, इनके कारण अगर कुछ लोग नाराज हैं तो उनकी नाराजगी ही भली है, क्योंकि हमें पार्टी को भी देखना है। हमें व्यक्तिगत विधायकों को ही सिर्फ संतुष्ट कर, अगर सपा और बसपा विधायकों को ही तो संतुष्ट करती है तो हर 5 साल में हट जाती थी। तो ये विधायकों को संतुष्ट करने का काम हमारी पार्टी का नहीं है, जनता को संतुष्ट करना है, क्योंकि जनता चुनकर भेज रही है।
चाहे विधायकों को चुनकर भेजे और चाहे पार्टी को विषय में चुनकर भेजे। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये हम अगली बार आप देखेंगे कि जो नाराजगी थी, जो स्टीम बन रहा था नाराजगी को लेकर, वो इस लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है निकल गया। अब जनता फिर से सोचने लगी है कि अगर ऐसा ना होता तो अच्छा होता, जैसा मध्य प्रदेश में जनता ने बहुत रिग्रेट किया और उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इस बार मध्य प्रदेश जिताकर भेजा है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। ये जो 37 सीटें हमारी गई हैं या कम हुई हैं, इन सारी सीटों के ऊपर हम लोग जीत कर निकलेंगे। और विधानसभा स्तर पर ये लोग जो एक भ्रामक प्रचार था, जो विधायकों की नाराजगी थी लोकल कैंडिडेट्स के साथ या कार्यकर्ता के साथ में, और लोकसभा का जो भी प्रत्याशी दिया गया उसके साथ सामंजस्य नहीं था, ये सारी चीजें उस वक्त तक समाप्त कर लेगी पार्टी। और इसीलिए पार्टी में इस पर मंथन भी बहुत तेजी से चला है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।